हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। यहाँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र के चैप्टर नंबर 2 मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे आप डीपीएसपी भी कहते हैं। दोस्तों इससे पहले दोस्तों इस वीडियो के इस चैप्टर का हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया। अगर आपने उस इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर दोस्तों आप इस पार्ट को देख सकते हैं। तो आज इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मूल अधिकार की। जी हाँ, इस पार्ट में हम बात करेंगे मूल अधिकार की कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, भारत में कुल कितने प्रकार के मूल अधिकार है, मूल अधिकार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी इल्तिजा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार की। दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मूल अधिकार ये अपने आप में क्या है, मूल है। यानी ये एक ऐसा अधिकार है जो अपने आप में क्या है दोस्तों, मूल है। यानी इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। या आप यूं कह सकते हैं कि मूल अधिकार का अर्थ है ये वो अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर दोस्तों मूल अधिकार की बात करें तो दोस्तों ये किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक आधार स्तंभ होता है और उनके नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक न्याय है उसको प्रदान करने में इन अधिकारों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। या आप यूं कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के बिना नागरिक जो है अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकारों को लाया इसलिए गया था ताकि ये राज्य की शक्तियों पर क्या लगा सके, अंकुश लगा सके। यहाँ पर अंकुश का मतलब यह है कि राज्य मनमाने तरीके से कोई नियम ना बनाए और ऐसा किसी भी प्रकार के नियम का निर्माण ना करें जिससे नागरिक का विकास क्या हो जाए, बाधित हो जाए, अवरुद्ध हो जाए। और ये बाधित और अवरुद्ध ना हो, इसीलिए ही हमारे संविधान में और तमाम लोकतांत्रिक जो देश है, जो स्वाधीन राष्ट्र है, उसके संविधान में या तो लिखित रूप में मौजूद है मूल अधिकार, या अगर हम बात करें तो वैचारिक रूप से वहां पर अधिकार दिया गया है। बट हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की। तो अगर हम मौलिक अधिकार के इतिहास की बात करें तो मौलिक अधिकार की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो 1215 में कहां से होती है, 1215 में इंग्लैंड में अधिकारों का मैग्ना कार्टा पेश किया गया। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में 1895 में उस स्वराज विधेयक के माध्यम से इन मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। बाद में 1915 में एनी बेसेंट को होम रूल लीग, उसके माध्यम से यहाँ पे बात की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें भी मूल अधिकारों की बात की। बाद में कांग्रेस द्वारा भी मूल अधिकारों की मांग की गई। तो ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है हमारे मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने का। तो जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो अधिकारों की मांग थी वो साबित या कह सकते हैं कि एक सामने कब से आती है, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में, वहां से ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो बात थी वो संविधान में धीरे धीरे वहां पर शामिल की गई। वहां पर सरकार बनने के बाद तो धीरे धीरे अन्य देशों के संविधान इसे अपने आप पर शामिल करने शुरू कर देते हैं। बहरहाल मूल अधिकार हमने बताया कि आपको क्या है कि मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यानी इस तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि मूल अधिकार के बिना कोई व्यक्ति अपने विकास को पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, सार्वभौमिक तरीके से पूरा नहीं कर सकता। तो ये क्या है, मूल अधिकार, जो अपने आप में मूल है दोस्तों। और हर लोकतांत्रिक राष्ट्र, हर स्वाधीन राष्ट्र इन अधिकारों को अपने नागरिकों को प्रदान करता है, जिसके माध्यम से नागरिक अपना विकास कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मूल अधिकारों का ये आखिर मूल क्यों है। तो हमने कहा कि मूल अधिकार मूल क्यों है, तो मूल इसलिए क्योंकि इनका स्थान जो है भारतीय संविधान में दिया गया है। यानी ये भारतीय संविधान में दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें। यहाँ इंग्लैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऐसे इन देशों के संविधान ने मूल अधिकारों का जिक्र नहीं किया क्योंकि इन देशों के जो संविधान है वो क्या है दोस्तों, लिखित नहीं है और वहां पर मूल अधिकारों को संविधान में लिखा नहीं है। बट हमारे संविधान में मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दे दिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में, जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग
3 में अनुच्छेद 14 से नहीं, आप कहेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि सर्वथा उचित और उपयुक्त भी है। क्लियर? तो मूल अधिकार कहा दिया गया भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि मूल अधिकार मूल क्यों है? क्योंकि इनका संविधान में जिक्र किया गया है। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के विकास मतलब व्यक्ति अपने मूल आवश्यकताओं को, अपने मूलभूत आवश्यकताओं को इनके माध्यम से पूरा कर सकता है। जैसे आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार है, ठीक है, कार्य करने का अधिकार है, स्वतंत्र वायु में सांस लेने का अधिकार है, ठीक है, लाइफ टू डिग्निटी, ठीक है, ये सारे अधिकार कौन देता है? हमारा मूल अधिकार, हमारा संविधान हमें प्रदान करता है मूल अधिकार के तौर पर, जिसे किसी भी राज्य के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। क्लियर? मूल अधिकार क्या है दोस्तों? न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। मूल अधिकार इसलिए भी मूल है क्योंकि इसे न्यायालय द्वारा लागू भी किया जा सकता है। मान लेते हैं कि कोई राज्य, कोई सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों को अवरुद्ध करती है, तो न्यायालय ऐसे मूल अधिकारों को लागू कर सकता है। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यहाँ ये अधिकार क्या है? अनुल्लंघनीय है, यानी इनका कह सकते हैं कि इनका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास के लिए, जहाँ व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है, इसलिए ही मूल अधिकार क्या है दोस्तों? अपने आप में ही क्या है? मूल है। क्लियर हो गया दोस्तों? आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने नोटबुक में जो है लिख भी सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। दोस्तों हमने कहा कि भारतीय संविधान में अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो जब भारतीय संविधान 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को लागू किया गया, उस समय भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कुल कितने थे दोस्तों? कुल 7 मौलिक अधिकार थे। इनकी हम चर्चा आपको सामने कर रहे हैं। तो कुल कितने थे? पहले कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दोस्तों, यहाँ पे टोटल 6 मौलिक अधिकार लिखे, लेकिन आर्टिकल 31 में एक और अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, इसका क्या नाम था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। परंतु बाद में इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वें, यहाँ 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ये जो संपत्ति का मूल अधिकार दोस्तों, अब ये क्या बन गया है? ये भाग क्या बन गया? ये भाग 12, आप से अनुसूची 12 कह सकते हैं। इसमें 12 में अनुच्छेद 300 का में अभी क्या बन गया है? अनुच्छेद 300 का में क्या बन गया है? ये अब विधिक अधिकार बन गया है। विधिक अधिकार मतलब होता है कानूनी अधिकार। यानी पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, ऐसे में राज्य को अपने विस्तार के लिए जो काफी मशक्कत करनी पड़ती, तो ऐसे में संपत्ति के अधिकार को जो है इसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया गया दोस्तों? विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब वर्तमान में हमारे पास कुल कितने मूल अधिकार? तो वर्तमान में हमारे पास कुल 6 कितने हैं? वर्तमान में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कौन सा है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था उसे आप समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसका आप अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है। आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सर आपने अभी कहा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में कुल मूल अधिकार दिए गए हैं, तो आपने 12 और 13 तो बताया नहीं। तो दोस्तों 12 और 13 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 12 और 13 की अगर मैं आप सभी से बात करूं तो अनुच्छेद 12 जो है दोस्तों वो क्या करता है? अनुच्छेद 12 में बताया गया है, इसमें राज्य की परिभाषा, क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा, ठीक है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? कि राज्य ऐसी किसी भी, क्या कहा गया है? कि राज्य ऐसे किसी भी विधि को बनाने से पहले, या अगर राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाए तो इसमें यह जरूर ध्यान रखेगा कि इससे नागरिकों के अधिकारों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, राज्य किसी भी नियम को, कानून को निर्माण करते समय इन मौलिक अधिकारों का ध्यान रखेगा कि भाई वो ऐसा कोई कानून ना पारित कर दे
जिससे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लंघन हो जाए, तो इसमें ये 13 में लिखा गया राज्य विधि बनाते समय ध्यान रखेगा। जी हाँ, जो राज्य जो विधि बनाते समय ध्यान रखेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 और 13 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों समानता का अधिकार है इसमें। ठीक है, 15 में क्या कहता है, धर्म लिंग वंश जाति के आधार पर किसी के साथ किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15 अगर हम 16 की बात करें तो 16 क्या बात करते हैं दोस्तों, 16 बात कर समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, या सरकारी कामों में सभी को समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या दिया गया दोस्तों, 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 19 से 22 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया था, बट क्योंकि अब जो संपत्ति वाला जो स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया है, तो वर्तमान में अनुच्छेद में 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है, किसी भी राज्य में बस सकता है। ठीक है, तो ये प्रकार की व्यक्ति की कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार है, जो अब पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल था, अब वो मौलिक अधिकार बन गई, जिसकी चर्चा दोस्तों इसके हम नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं, जहां हम आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इसमें दोस्तों क्या है, किसी भी बच्चे को जबरदस्ती काम पर नहीं रखा जा सकता है ना। अनुच्छेद 24 में इसमें भी क्या है, काम में रखने की आजादी को छूट प्रदान कर दी गई है कि जबरदस्ती किसी से बदवा मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की बात करें तो हम सभी एक एक करके अनुच्छेद की हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी आपको बस समझना है दोस्तों कि वर्तमान। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 में है, और संवैधानिक उपचाराधिकार जैसे अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का आत्मा और हृदय कहा गया है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है दोस्तों, इनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए, यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से तमाम जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी लोगों के लिए नहीं है। इनमें से कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए, जो भारतीय नागरिक उन्हें वो अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें भी चर्चा करें वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों के लिए प्रदान किए गए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, वोट देने का अधिकार केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता क्या है कि ये असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार क्या असीमित नहीं है, यानी इसमें क्या कर सकते दोस्तों, इसमें जो राज्य है, जो सरकार है, नियम के माध्यम से युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी कर सकते, नहीं, आपके पास अधिकार तो है, पर अधिकार का प्रयोग करते समय आप किसी दूसरे का अधिकार का हनन ना करें, इसलिए इसमें असीमित क्या किया, असीमित कर दिया गया है, यानी इसमें। ठीक है, इसके अलावा ये न्यायोचित है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन किया जाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, और आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय आपकी बात सुनेगा, इसलिए न्यायोचित है और ये हमारे संविधान की विशेषता भी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार को गारंटी प्रदान की गई किसके माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से, कि मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को दिया ही जाएगा। ठीक है, ये अपने आप प्राप्त है, इसको आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको गारंटी है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये स्थायी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक बार मौलिक अधिकार दे दिए गए तो वही रहेंगे, नहीं, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। आने वाले पार्ट में हम इसकी भी चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। इन्हें निलंबित किया जा सकता है, जी हाँ, मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि अगर आपातकाल की स्थिति लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू, तो आर्टिकल 20 और 21, जी हाँ, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर भारतीय संविधान में दिए गए तमाम मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। किसको छोड़कर, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान।
तो इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, मौलिक अधिकारों को क्या अर्थ होते हैं हमने पढ़ा। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, ठीक है, ये मौलिक अधिकार मूल क्यों हैं और मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम दोस्तों करने वाले हैं मौलिक अधिकारों का महत्व करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए कुशल खैर मकदम की ख्वाहिश करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम की अच्छी से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।